वेलकम टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। आज के इस वीडियो में हम भारत में शिक्षा की चुनौतियां एवं मुद्दे का पहला असाइनमेंट जो है आपके अनुसार भारत में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के क्या मुद्दे हैं, कुछ उपाय भी सुझाइए, इस पर चर्चा करेंगे। यह हमारा पहला असाइनमेंट है इस पेपर का, भारत में शिक्षा की चुनौतियां एवं मुद्दे का। तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका दूसरा असाइनमेंट देखेंगे। हाँ, एक चीज़ और, अगर आपको शैक्षिक तकनीकी, अध्यापक शिक्षा के मूल तत्व और जनसंख्या शिक्षा जो हमारा वैकल्पिक पेपर है, अगर इसके भी असाइनमेंट और प्रोजेक्ट की आवश्यकता होती है तो आप एक बार चैनल पर चेक कर लेंगे, आपको मिल जाएगा हर एक पेपर का असाइनमेंट और प्रोजेक्ट भी। तो चलिए देखते हैं इसका असाइनमेंट हमें कैसे लिखेंगे, हमें कैसे बनाना है। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्शन। इसे आप भूमिका भी लिखते हैं, इसमें लिखेंगे। इसमें आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से चैनल को सब्सक्राइब, अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर अवश्य करिएगा। चलिए देखते हैं, इसमें लिखेंगे किसी भी राष्ट्र के जीवन में प्रारंभिक या प्राथमिक शिक्षा ही उसकी प्रगति एवं उसके नागरिकों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। प्राथमिक शिक्षा की पहली सीढ़ी को सफलतापूर्वक पार करके ही कोई राष्ट्र अपने अभीष्ट लक्ष्य तक पहुंच सकता है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 45 यानी कि आर्टिकल जो हमारा 45 है के अनुसार राज्य इस संविधान के प्रारंभ यानी कि 26 जनवरी 1950 से 10 वर्ष की समय अवधि में सब बच्चों को 14 वर्ष की अवस्था समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए प्रावधान करने का प्रयास करेगा। आगे लिखते हैं, अतः 6 वर्ष के पश्चात 11 या 12 वर्ष की शिक्षा को प्रारंभिक शिक्षा कहते हैं। संसार के सभी प्रगतिशील देशों में प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य है, अतः कहीं 6 वर्ष के पश्चात और कहीं 7 वर्ष से प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षा आरंभ की जाती है, जो प्रायः 5 वर्षों तक चलती है। तत्पश्चात बच्चे माध्यमिक शिक्षा में प्रविष्ट होते हैं या प्रवेश करते हैं तथा इसके पहले के शिक्षा के स्तर को शिक्षु शिक्षा कहते हैं। ये था हमारा प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्शन। आगे बढ़ेंगे, अब हम लिखेंगे, अगला हेडिंग है हमारा प्राथमिक शिक्षा का अर्थ। लिखेंगे क्या होता है, इसमें लिखेंगे प्राथमिक शब्द का सामान्य अर्थ प्राथमिक यानी कि मुख्य। इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा का अर्थ है प्राथमिक शिक्षा अथवा मुख्य शिक्षा। संकुचित या परंपरागत दृष्टिकोण में प्राथमिक शिक्षा का अर्थ कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा से है, जिनमें बच्चों को 3R अर्थात पढ़ना, लिखना तथा हिसाब लगाना ही सिखाया जाता है। हमारे देश में 1937 में प्रांतों में स्वायत्त शासन स्थापित हुआ तथा तभी गांधी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा योजना प्रस्तुत की, जिसमें 7 से 14 आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा को अनिवार्य तथा निःशुल्क करने का प्रस्ताव किया। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में 10+2+3 शिक्षा संरचना लागू है और इसकी प्रथम 10 वर्षीय आधारभूत पाठ्यचर्या को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कक्षा 1 से 5 तक प्राथमिक, कक्षा 6 से 8 तक उच्च प्राथमिक, कक्षा 9 से 10 माध्यमिक तथा +2 अर्थात कक्षा 11 तथा 12 को उच्च माध्यमिक शिक्षा कहा गया है। अतः स्पष्ट है कि इस समय हमारे देश में 6 से 14 आयु वर्ग की बच्चों की कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की शिक्षा ही प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। तो ये था हमारा प्राथमिक शिक्षा का अर्थ। ठीक है, अब हम लिखेंगे कुछ परिभाषाएं। सबसे पहला जो है केजी सैयदेन के अनुसार है। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि प्राथमिक शिक्षा का संबंध किसी एक जाति या धर्म से नहीं अपितु देश की संपूर्ण जनता के साथ है। वह प्रत्येक बिंदु पर जीवन को स्पर्श करती है और राष्ट्रीय आदर्श और चरित्र का निर्माण में किसी अन्य क्रिया, सामाजिक, राजनैतिक या शिक्षा संबंधों की अपेक्षा यह अधिक काम करती है। ये केजी सैयदेन के अनुसार प्राथमिक शिक्षा की परिभाषा है। रायबर्न ने कहा है कि प्राथमिक शिक्षा क्रिया प्रधान है क्योंकि इसमें संपूर्ण ज्ञान का आधार अनुभव माना जाता है। बालक हस्तशिल्प के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए मानसिक अनुभवों के साथ साथ अन्य प्रकार के अनुभव भी प्राप्त करता है, ये रायबर्न ने कहा है। तथा दी हैंडबुक फॉर टीचर्स ऑफ एलिमेंट्री के अनुसार प्राथमिक शिक्षा शैक्षिक अनुभवों के प्रयोग में लाना सिखाती है तथा ग्रामीण एवं नगरीय लोगों के मध्य मानसिक अवरोधों को समाप्त करती है। ये थी हमारी कुछ परिभाषाएं। अब हम आगे हेडिंग अगला लिखेंगे, भारत में प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से एम हैं, कौन कौन से उद्देश्य हैं, इस पर चर्चा करेंगे। इसको हम पॉइंट्स में लिखते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वह है
बच्चों को उनके प्राकृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण का ज्ञान कराना, ये इसका उद्देश्य है। दूसरा, बच्चों में सामूहिकता की भावना का विकास करते हुए उन्हें वर्ग भेद से ऊपर उठाना और जीवन कला में भी प्रशिक्षित करना। तीसरा, भारत की मिश्रित संस्कृति से परिचित कराते हुए अस्पृश्यता, जातवाद आदि का विरोध करना सिखाना। फोर्थ पॉइंट है, बच्चों में मानव श्रम के प्रति स्वस्थ विचार पैदा करना तथा उनकी सृजनात्मकता क्षमता का विकास करना। पांचवा पॉइंट है, बच्चों को अन्य लोगों से बातचीत के लिए प्रथम भाषा यानी कि मातृभाषा जो होती है उसका ज्ञान कराना। छठा पॉइंट है, बच्चों को एक दूसरे का सम्मान करने की ओर प्रेरित करना और उन्हें प्रेम, सहानुभूति और सहयोग से कार्य करने की ओर उन्मुख करना। और इसमें आखिरी जो पॉइंट है हमारा वह है, बच्चों में राष्ट्रीय प्रतीकों जैसे राष्ट्रगान हो गया हमारा, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत आदि तथा प्रजातांत्रिक विधियों एवं संस्थाओं के प्रति आदर की भावना उत्पन्न करना। यह हमारा भारत में प्राथमिक शिक्षा के कुछ उद्देश्य जो हैं वो हम लिखेंगे। उसके बाद हम लिखते हैं प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण लंबे समय से किसी भी समाज के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक विकास के लिए एक पूर्ण शर्त के रूप में स्वीकार किया गया है। यद्यपि इसे एक व्यक्ति की आवश्यकता के रूप में पहचाना गया है। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु सर्व शिक्षा अभियान का कार्यान्वयन भारत के मुख्य कार्यक्रम के तौर पर किया जा रहा है। इसके समग्र लक्ष्यों में शामिल है क्या है? सार्वभौमिक सुलभता एवं प्रतिधारण, शिक्षा में सामाजिक श्रेणी एवं बालक बालिका के अंतरों को दूर करना तथा बच्चों के अधिगम स्तरों में बढ़ोतरी तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 न्यायोचित कानूनी ढांचे का प्रावधान करता है जो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने का अधिकार देता है। यह बच्चों की साम्यता और गैर भेदभाव के सिद्धांतों पर आधारित अधिकार के लिए प्रावधान करता है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि बच्चों को ऐसी शिक्षा का अधिकार देता है जो डर, दबाव और चिंता से मुक्त है। ठीक है, ये प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण में हम लिखेंगे। आगे लिख लेंगे सार्वभौमिकरण का क्या अर्थ होता है। जैसे जाति, वर्ग, रंग, धर्म, लिंग इत्यादि में भिन्नता होने के बावजूद भी सबके लिए यानी कि सभी के लिए शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना, ये सार्वभौमिकरण का उद्देश्य होता है। आगे अब पढ़ेंगे, हम लिखेंगे, अगला हेडिंग है हमारा भारत में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के मुद्दे और उनके उपाय। इसमें लिखेंगे क्या क्या इसके मुद्दे हैं, क्या उपाय हैं। सबसे पहले हम मुद्दे लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले मुद्दे लिख लेंगे, कौन कौन से मुद्दे हैं, उसके बाद उसके उपायों को सुझाएंगे यानी कि उपाय भी बताएंगे। इसमें सबसे पहले तो लिखेंगे हम प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण संवैधानिक निर्देश है। शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है और किसी भी सरकार के लिए बाध्य है कि वह 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा की सुविधा प्रदान करे। भारत में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के मुद्दे तथा उनके उपाय निम्नलिखित हैं। सबसे पहले मुद्दे हेडिंग लिखेंगे। उसमें पहला मुद्दा क्या है, सरकार की दोषपूर्ण नीति। तो पहला हेडिंग लिखेंगे सरकार की दोषपूर्ण नीति। सरकार की दोषपूर्ण नीति को जानने से पहले और लिखने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर अवश्य वीडियो को कर दें। लिखेंगे इसमें संवैधानिक निर्देश है कि राज्य 14 साल की उम्र तक सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा, किंतु यह खेद का विषय है कि अभी तक निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका है। इसका मुख्य कारण यह है कि सरकार की नीति आदर्शवाद पर आधारित थी। बुनियादी शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा के रूप में स्वीकार किया गया। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर वर्तमान प्राथमिक विद्यालयों को बुनियादी विद्यालयों में परिवर्तित करने का कार्य दर्ज किया गया। आगे लिखेंगे भारत बहुत बड़ी आबादी वाला एक विशाल देश है। बड़ी संख्या में प्रारंभिक विद्यालयों के रूपांतरण की इतनी अच्छी योजना को लागू करने के लिए धन की कमी थी। ये पहला हेडिंग था हमारा सरकार की दोषपूर्ण नीति। नेक्स्ट है हमारा शिक्षा का दोषपूर्ण प्रशासन। इसमें लिखेंगे अधिकांश राज्यों में सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा का उत्तरदायित्व ब्लॉकों, नगरपालिकाओं और शैक्षिक जिलों के अधिकारियों पर है। इन संस्थाओं की उदासीनता एवं अक्षमता के कारण प्राथमिक शिक्षा के विस्तार की प्रगति धीमी हो जाती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है हमारा दोषपूर्ण पाठ्यक्रम।
दोषपूर्ण पाठ्यक्रम में लिखेंगे प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम अत्यंत दोषपूर्ण है क्योंकि यह संकीर्ण, कठोर, अरुचिकर एवं एकांकी है। इसमें पुस्तकीय ज्ञान की प्रधानता है तथा इस पर परीक्षा का पूर्ण आधिपत्य है। यह छात्रों को अपनी रचनात्मक शक्तियों एवं कुशलताओं का विकास करने और कार्य करके सीखने का कोई अवसर नहीं देता है। ठीक है। फोर्थ है हमारा अव्यय एवं अवरोधन की समस्या। इसमें लिखेंगे सर्वजन की शिक्षा अर्थात सार्वभौमिक शिक्षा के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक बच्चे के लिए विद्यालय को उपलब्ध कराना, प्रत्येक बच्चे का नामांकन कराना तथा विद्यालय में छात्रों को रोके रखना तथा सबसे अंतिम उन्हें परीक्षा उत्तीर्ण कराना। परंतु हमारे देश में अधिकांश बच्चे नामांकन के बाद विद्यालय जाना छोड़ देते हैं तथा जो विद्यालय में रहते हैं उनका पाठ्यक्रम निश्चित समय में पूरा नहीं होता। यही शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन कहलाता है। ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं ये आपके नोट्स बनाने के लिए भी काम में आएंगी। सिर्फ असाइनमेंट ही नहीं, नोट्स में भी काम आएंगी और थ्योरी जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा उसमें भी आपको पढ़ लेंगे तो आपको काम आएगी ये चीज़ें। पांचवा पॉइंट है क्योंकि यही सारे पॉइंट्स आपको पूछे जाएंगे अगर एग्जाम में भारत में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के मुद्दे और उपाय बताइए तो यही सारे पॉइंट्स आप लिखेंगे, कोई अलग से पॉइंट उसमें लिखेंगे नहीं। नेक्स्ट हमारा पांचवा पॉइंट सामाजिक एवं आर्थिक व राजनीतिक कठिनाई। इसमें लिखेंगे भारत की अधिकांश जनसंख्या अशिक्षित है तथा सामाजिक परंपराओं से ग्रसित है। भारत में कई सामाजिक कुरीतियाँ, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, छुआछूत, सती प्रथा, प्रदा प्रथा व बाल विवाह आदि हैं। इसका विपरीत प्रभाव शिक्षा पर भी पड़ता है। धार्मिक कट्टरता भी शिक्षा के विकास में बहुबाधक है। ये पांचवा पॉइंट था हमारा। अब छठा और आखिरी पॉइंट है हमारा विद्यालयों एवं प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव। इसके बाद हम कुछ उपाय लिखेंगे और हमारा उसके बाद निष्कर्ष लिखेंगे। असाइनमेंट यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे असाइनमेंट पे चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम जान लेंगे कि दूसरा असाइनमेंट हमारा क्या है। देखते हैं इसमें विद्यालयों की स्थापना से ही प्रारंभिक शिक्षा को सार्वभौमिक रूप प्रदान किया जा सकता है। अनिवार्य शिक्षा के लिए सबसे प्रमुख है प्रत्येक विद्यालय में प्रशिक्षित अध्यापक हों। ये हमारे मुद्दे थे। अब हम उपाय पर चर्चा करेंगे। उपाय में लिखेंगे सबसे पहले तो हेडिंग आप लिख ही लेंगे भारत में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उपाय। इसमें पहला पॉइंट है अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा संबंधी कानून को कठोरता के साथ लागू किया जाए। दूसरा 1 किलोमीटर के अंदर प्राथमिक और 2 से 3 किलोमीटर के अंदर उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध कराए जाए या खोले जाएं। तीसरा है केंद्रीय व प्रांतीय सरकार शिक्षा के समान बजट और योजना बजट दोनों में वृद्धि करे और उसका 50% जो है भाग प्राथमिक शिक्षा पर व्यय करे। नेक्स्ट है विद्यालयों में बच्चों का प्रवेश कराने पर ही लोगों को नागरिक सुविधा प्रदान की जाए। और आखिरी पॉइंट जो है हमारा वह है हमारी सरकार की अपनी सीमाएं हैं। वह हर स्थान पर आवश्यक मात्रा में स्कूल स्थापित व संचालित नहीं कर सकती है। इस क्षेत्र में जन सहयोग आवश्यक है। अतः अभावग्रस्त क्षेत्रों में जो भी स्वैच्छिक संस्थाएं, व्यक्ति विशेष अथवा प्रशिक्षित शिक्षक प्राथमिक विद्यालय स्थापित करें उन्हें मान्यता देने और सहायता देने में उदारता बरती जाए। ये थे हमारे उपाय सार्वभौमिकरण के प्राथमिक शिक्षा के। अब हम आते हैं यहाँ पे हमारा असाइनमेंट कंप्लीट अभी नहीं हुआ क्योंकि अभी हम निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन लिखते हैं। इसमें लिखेंगे उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि व्यापक साक्षरता के लिए सार्वभौमिकरण प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करना अति महत्वपूर्ण यानी कि अत्यंत ही आवश्यक है क्योंकि यह आर्थिक विकास, सामाजिक संरचना एवं आधुनिकीकरण और लोकतांत्रिक संस्थानों के प्रभावी कामकाज हेतु एक बुनियादी आवश्यकता है। अतः साथ ही यह सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए आवश्यक अनिवार्य कदम होगा। ऐसे में समग्र रूप से भारतीय समाज द्वारा प्राथमिक शिक्षा के लिए सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। ये था हमारा निष्कर्ष, कंक्लूजन। आगे बढ़ेंगे। संदर्भ ग्रंथ सूची यानी कि रेफरेंस आप लिख लेंगे किस पुस्तक से आपने ये सारे मैटर इकट्ठे किए हैं, लिखे। अब ये तो आप लिखेंगे नहीं, अभ्युदय क्लासेज यूपी से हमने लिखा हुआ है। अभ्युदय क्लासेज यूपी बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, तो इसीलिए आप कुछ पुस्तक का नाम लिखते हैं यहाँ पे, फिर लेखक का नाम लिखते हैं। इसे आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा हमारा जो असाइनमेंट है उसे हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। लिंक आपको सारे वीडियोज़ की आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। अन्य पेपर के भी आप
लिंक वहाँ से चेक कर सकते हैं, आपको सारे असाइनमेंट और प्रोजेक्ट मिल जाएंगे वहीं पे। दूसरा जो हमारा इस पेपर का असाइनमेंट वह है सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों यानी कि MDG पर चर्चा करें। यह हमारा सेकेंड असाइनमेंट है। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल से जुड़े रह जाते वक्त अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, लाइक एंड शेयर वीडियो को अवश्य कर देंगे, कमेंट बॉक्स में जो भी दिक्कत हो आप जरूर बताएंगे। धन्यवाद।